गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है, मैं आपका पुनः स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में पहला वंश हमने पढ़ा गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290, 1206 से 1290। और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और वास्तविक संस्थापक इसका इल्तुतमिश। और महत्वपूर्ण शासकों में इन दोनों के अलावा रजिया सुल्तान और बलबन, रजिया सुल्तान और बलबन। इसके बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश, और ये है 1290 से 1320 तक। इसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। और इस वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है वो है अलाउद्दीन खिलजी। क्या कहा गया उसे? सिकंदर ए सानी। धर्म को राजत्व से अलग रखा उसने, धर्म को राजत्व से अलग रखा था। इसके बाद अपन ने पढ़ा तुगलक वंश। तुगलक वंश, और तुगलक वंश है 1320 से 1414 ईस्वी तक। और इसकी स्थापना किस वंश के द्वारा किसके द्वारा की गई थी? गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक के द्वारा की गई थी। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? दौलत खान, अफगान। अब यहां से थोड़ा सा बात बदलने वाली। ये जितने भी वंश है, ये कौन से वंश है? तुर्क। ये कौन से है? तुर्क। और इसके बाद में सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक। खिज्र खान इसका संस्थापक, खिज्र खान। और तैमूर लंग के वजह से ये शासन कर रहे थे। और जो सैयद वंश का संस्थापक है खिज्र खान, ये किसको नजराना भेजता था? शाहरुख को। कौन था ये? तैमूर का पुत्र। और कौन सी उपाधि धारण की थी इसने? रैयत-ए-आला, रैयत-ए-आला। इसका एक उत्तराधिकारी है जिसके दरबार में याहिया बिन सरहिंदी रहता था। क्या नाम उसका? मुबारक शाह। मुबारक शाह। और मुबारक शाह के समय उसने क्या किया? सुल्तान की उपाधि धारण की थी। जबकि उसके जो वालिद थे उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और अब अंतिम वंश पढ़ना है इसका, लोदी वंश। लोदी वंश, और इनका शासनकाल रहेगा 1451 से 1526 तक। 1526 तक। अब हम बात करते हैं लोदी वंश। और लोदी वंश में पहला शासक बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, बहलोल लोदी 1400। ये जैसे अपन ने पढ़ा गुलाम वंश, खिलजी वंश। खिलजी वंश सबसे कम शासन 30 वर्ष का, और तुगलक वंश सबसे लंबा शासन। लेकिन खिलजी वंश भले ही छोटा सा शासनकाल रहा हो 30 वर्ष का, लेकिन उसमें भी 6-7 शासकों के नाम हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इनका शासनकाल उनसे लंबा है। 1451 से 1526, लगभग 75 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। लेकिन मात्र 3 ही शासक थे, सिर्फ 3 ही शासक थे। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। सिर्फ 3 शासक इसमें हुए हैं, और तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो बहलोल लोदी राज्याभिषेक 1451 ईस्वी में, 1451 ईस्वी में। और किसने इसे खाने खाना की उपाधि दी थी? मोहम्मद शाह। सैयद वंश के शासक मोहम्मद शाह द्वारा इन्हें खान खाना की उपाधि दी थी। बोर्ड काफी ब्लर दिख रहा है। अब देखो, आज तो मीटिंग बन चुकी है। आज तो इतने से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा कैमरा साफ करो पीछे से। आज क्यों बन
कर रहे हैं, व्यवस्था हो जाए तो ठीक है। वैसे रिकॉर्ड भी कर रहे हैं इसे, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो लोदी वंश, इसके बारे में हम देखते हैं कि ये जो 4 वंश है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, ये तुर्क थे, ये तुर्क थे। और ये जो लोदी वंश जो है ये कौन थे? अफगान थे, अफगान। भारत पर 2 ही अफगान वंश ने शासन किया है। कौन कौन से थे? एक सूरवंश, सूरवंश, सूरवंश मतलब शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, इनके बारे में पढ़ेंगे। और पहला कौन सा है? लोदी वंश। ये अफगान थे, अफगानिस्तान के रहने वाले थे, अफगान थे, क्लियर याद रखना है। ये अफगान शासक थे। भारत पर शासन करने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी। ये क्वेश्चन बन सकता है, बहलोल लोदी। 19 अप्रैल 1451 को राज्याभिषेक, अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले के साहूखेल शाखा से संबंधित, शाहूखेल शाखा से संबंधित, शाहूखेल शाखा से संबंधित क्या काम किया इसने? इससे पहले सैयद वंश का शासन पालम से आलम तक, यही पढ़ा ना तुमने, पालम से आलम तक। इसका मतलब क्या बता रहे? दिल्ली के आसपास ही सीमित था, दिल्ली के आसपास ही सीमित था। मतलब एमबीटी के समय से ही दिल्ली सल्तनत का पतन होना शुरू हो गया था, सीमित हो रहा था। लेकिन इसने क्या किया? जैसे अपन ने पढ़ा जौनपुर 1394 ईस्वी में, 1388, हाँ, पर 1390 से 1394 ईस्वी के बीच में कहीं पर वहां मलिक सरवर ने स्वतंत्र जौनपुर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये पढ़ा अपन ने। और इसके बाद में उसे वापस कहां मिलाना है? दिल्ली सल्तनत में मिलाना है। सन लिखा है कि इसका क्या लिखा है? 1469 में बहलोल लोदी ने 1469 में बहलोल लोदी ने वापस उसे दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। इसका मतलब यह है कि अब दिल्ली सल्तनत का फिर से विस्तार होना शुरू कर दिया। तो पहला काम इसका लिखेंगे, जौनपुर की शर्की वंश की, जौनपुर के शर्की वंश के शासक को परास्त कर दिल्ली में मिला लिया, दिल्ली में मिला लिया। इसका मतलब यह है कि जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में पुनः शामिल कर दिया गया। अब तुर्क, इससे पहले के जो शासक थे, जैसे फिरोज शाह तुगलक की बात करें, फिरोज शाह तुगलक, तो इनकी एक कार्य प्रणाली थी समानों में असमान, समानों में असमान। जैसे आप लोग बैठे हैं यहां पर, सब स्टूडेंट हैं, जाति धर्म वर्ग इसके आधार पर हम किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। मतलब असमानों में भी क्या हो आप लोग? समान। लेकिन ये तुर्क शासक क्या करते थे? जो समान थे उसमें भी असमान व्यवहार करते थे। वे ये उच्च, ये उससे, ये उससे, ये उससे करके, मतलब सुल्तान जो है उसको सर्वश्रेष्ठ मान लेते थे और बाकी सब उसके नीचे होते थे, चाहे एक ही कुल के हो, एक ही धर्म के हो, सब कुछ। उसके बावजूद उनके साथ में असमान व्यवहार करते थे। शुरुआत बलबन ने की थी इसकी,
बलबन ने की थी, और वही परंपरा चली आ रही थी। लेकिन बहलोल लोदी क्या करता था, असमानों में भी समानता का व्यवहार करता था। वो अपने आप को कभी सुल्तान समझता ही नहीं था। वो चाहता था कि सब लोग खुश रहे। सामंतवादी व्यवस्था तो थी, उमरा वर्ग उस समय भी था, लेकिन वो नहीं देखता था कि ये कहां से आया है, क्या हुआ। सबका मान सम्मान बराबर करता था। ये बोलते हैं कि वो उनके बराबर नीचे बैठ जाता था, उनके साथ में कालीन पर भी बैठ जाता था। लिखेंगे इसे। कुलीन वर्गों को समानता का दर्जा दिया। कुलीन वर्गों को समानता का दर्जा दिया। उनके साथ कालीन पर बैठकर चर्चा करता था। बहलोल लोदी अपने सरदारों को क्या बोलता था, मकसद ए अली कहता था। मकसद ए अली कहता था, अपने सरदारों को मकसद ए अली कहता था। सरदारों के खड़े रहने पर खुद खड़ा रहता था। खुद खड़ा रहता था। बहलोल लोदी द्वारा बहलोली सिक्के चलाए इसने। बहलोली सिक्के, अपने नाम से सिक्के चलाए। बहलोली सिक्के चलाए। 1489 ईस्वी में 1489 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई और दिल्ली को एक नया सुल्तान मिला, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी 1489 से 1517। पहले पढ़ चुके अपन कैसा शासक था आज तक, पहले पढ़ चुके इसके बारे में थोड़ा सा। पंकज, कविता में कट्टर धर्मांध शासक था। औरंगजेब का पुरोगामी इसे कहा गया है। फिरोज शाह तुगलक के जैसा। फिरोज शाह तुगलक से उसने सीखा कैसे कट्टरता अपनाई जाती है, जजिया कर और ये सारी बातें इसने रखी। तो कट्टर शासक, दिल्ली सल्तनत का औरंगजेब भी इसे कहा जाता है। सल्तनत कालीन औरंगजेब तक इसे कहा गया। जबकि देखो सिकंदर लोदी हिंदू मां का बेटा था। ये हिंदू मां का बेटा। देखो अपन ने फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी पढ़ा था, वो भी किसका बेटा था, राजपूत मां का बेटा था। और ये भी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इतनी कट्टरता दिखाई हिंदुओं के प्रति। हिंदू मां का बेटा, मां का नाम था इसका जयबंद। जयबंद, मां का नाम जयबंद, मां है। और इनका वास्तविक नाम किसका, सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम था निजाम शाह। निजाम शाह। और किस नाम से दिल्ली का सुल्तान बना ये, सिकंदर
लोदी के नाम से, सिकंदर लोदी के नाम से, हिंदू माँ का बेटा। जयवंत जो है वो राजपूतनी थी, सुनार थी, जाति की सुनार, सुनार। क्या क्या पढ़ा है इसने इसके बारे में, सिकंदर लोदी के बारे में? आगरा शहर बसाया 1504 ईस्वी में, आगरा शहर। क्यों क्यों बसाया? आपको भी नहीं पता, हाथ नीचे कर लो फिर पता चल जाएगा। आगरा शहर इसलिए बसाया क्योंकि उनके पिताजी बहलोल लोदी का जो आक्रमण हुआ था वो ग्वालियर पे हुआ था, और ग्वालियर से वापस जाते समय उनकी डेथ हो गई थी। तो उनको ये लगा कि दिल्ली और ग्वालियर के बीच में दूरी कुछ ज्यादा है, दूरी कुछ ज्यादा है, इसलिए हम राजधानी को क्या करते हैं, थोड़ा सा बीच में लेके आ जाते हैं, बीच में लेके आ जाते हैं, तो वहां से आसपास के पूरे क्षेत्र पर कब्जा हो जाएगा, ये उसकी सोच थी। तो 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाए, अपनी राजधानी बनाए। ठीक है, यहां तक एक बात। गज ये सिकंदरी, गज ये सिकंदरी क्या चीज है आप बताएं? गज ये सिकंदरी तो इनकी उपाधि होगी, इनकी उपाधि होगी। गज क्या चीज है? गज, गज यानी हाथी होता है। क्या बात है, हर सवाल का जवाब है कहना हमारे पास में, है ना। देखो गज यानी अभी वो लंबाई मापने की एक यूनिट है ना, गज, इतने गज उतने गज, है ना, गज। तो गज ये सिकंदर। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, सबने क्या किया था, भूमि को मापने की एक नई यूनिट चलाई है ना, सन की डंडी, शेरशाह सूरी, ये सब पढ़ेंगे अपन। तो इसने सोचा कि लगान कैसे निर्धारित करें, तो पहले भूमि को मापा जाए, और मापने के लिए उसने यूनिट बनाई है गज ये सिकंदर। तो लिखेंगे भूमि की पैमाइश के लिए, भूमि की पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी लागू किया, जो 30 इंच का था, 30 इंच। एक गज बराबर, गज ए सिकंदरी बराबर 30 इंच। आगरा शहर 1504 में बसाया इसने, नींव डाली थी, और लगभग 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया। 1504 आगरा नगर की नींव डाली, 1506 में राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। भूमि की पैमाइश, भूमि की पैमाइश के लिए 30 इंच का गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी, ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, गज ए सिकंदरी। बादलगढ़ किले का निर्माण किया, बादलगढ़ की किले का निर्माण किया, ये क्वेश्चन भी बना है, बादलगढ़ किले का निर्माण किया। देखो इतना कट्टर, इतना कट्टर, पता नहीं कितना। मंदिरों को तोड़कर उसकी जो मूर्तियां हैं वो किसको दे दी? मोहित बताइए, आपको तो नहीं मिली? हाँ, अनिल कुमार जी, आप क्या धुनी रमा के बैठे थे क्या? क्या सर पकड़ रहे हो? हाँ?
क्वेश्चन भी नहीं पता। हाँ? किसको दिया है? तो कसाईयों को दिया। कसाईयों को, काय के लिए? मांस काटने के लिए। ठीक, लिखेंगे। नागरकोट स्थित ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर कसाईयों में मांस तौलने के लिए बंटवाया। हिंदू व ब्राह्मणों पर, मतलब हिंदू भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण हिंदू ही है, लेकिन वो लिखवा है कि हिंदुओं पर तो लगाए जजिया कर इन्होंने, और ब्राह्मणों के ऊपर भी इन्होंने जजिया कर लगाया। ब्राह्मणों पर पुनः जजिया कर लगाया। मुसलमान स्त्रियों की पीरों एवं संतों की मजारों पर जाना प्रतिबंधित कर दिया। ताजिए, क्योंकि ये जो पीर संत मजार ताजिया निकालना ये शिया लोगों का है, तो और ये कट्टर सुन्नी, तो इन्होंने इन सबके ऊपर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। ताजिए और मुहर्रम की जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान क्या? नहीं, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, अभी तक जितने भी सुल्तानों की कल्पना करें, हम आंखें बंद करें और देखें इनके बारे में कैसे दिखते थे, तो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते थे सुल्तान को। देखा ना? नहीं देखा, हमने नहीं देखा क्या, लेकिन दाढ़ी रखते थे। तो लेकिन ये पहला सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो क्लीन शेव रखता था। क्लीन शेव, ये क्वेश्चन बना है। क्लीन शेव, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, वो सब दाढ़ी रखते। पहला बोल दिया तो फिर पहला। ठीक, फिर गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। गुलरुखी उपनाम से ये कविताएं लिखता था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आगे होगा या नहीं कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम का पैटर्न बदलने वाला है। मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को, पहले भी बताया, नहीं तो कोई अभी ये सोच ले कि हमने तो प्री पढ़ लिया, अब क्या जरूरत है पढ़ने की। तो अब हम पढ़ने का भी पैटर्न बदलने वाले हैं और एग्जाम का भी पैटर्न बदलेगा, क्योंकि अब आ रहा है भारतीय ज्ञान परंपरा। क्या आ रही है? भारतीय ज्ञान परंपरा। देखो यूजीसी नेट का सिलेबस कैसे बदल दिया उसमें। मुगलों का आक्रमण और उनका प्रतिरोध। पहले सिर्फ हम क्या पढ़ते थे? मुगलों के आक्रमण। अब क्या पढ़ना है हमें? उनका प्रतिरोध। अब हमें राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, इनके बारे में ज्यादा पढ़ना है और मुगलों के बारे में कम पढ़ना है। जैसे सिकंदर का आक्रमण तो उसका प्रतिरोध, तो हमें सिकंदर को 2 लाइन में पढ़ना है
राजा पौरस को 2 पेज में पढ़ना है। ये पैटर्न बदल रहा है। तो इसलिए अभी तक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अब आगे है या नहीं ये कुछ नहीं बता सकता मैं, लेकिन हमें ज्ञान तो होना चाहिए, हमें ज्ञान तो होना चाहिए। लेकिन अब हमें खोज खोज के भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर आना है। वैदिक साहित्य को बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, उसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेंगे। तो गुलरुखी उपनाम से ये कविताएं लिखता था। सभी प्रकार के खाद्यान्न कर समाप्त कर दिए इसके द्वारा। सभी प्रकार के खाद्यान्न कर समाप्त कर दिए। आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद, फारसी भाषा में अनुवाद। और क्या नाम था इस ग्रंथ का? जब फारसी भाषा में अनुवाद किया तो उसका नाम था फरहंगी सिकंदरी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आयुर्वेद जो हमारा क्या है, ये आयुर्वेद क्या है? उपवेद, वेद नहीं है, क्या है? उपवेद है। तो आयुर्वेद नामक ग्रंथ जो है उसका इसने फारसी भाषा में अनुवाद कराया और उस ग्रंथ का नाम रखा फरहंगी सिकंदरी। फरहंगी सिकंदरी। शहनाई सुनने का शौकीन था ये, शहनाई सुनने का शौकीन था। जैसे औरंगजेब की बात कर रहे हैं, गीत संगीत नाच गाना सब कुछ बंद करवा दिया था उसने, लेकिन उसके अंतरात्मा में भी शौक था उसे, काय का? वीणा बजाने का शौकीन था। क्या बजाता था वो? वीणा। कई बार क्वेश्चन पूछा है, वीणा बजाने का शौकीन कौन सा मुगल बादशाह था? और हम सबसे पहले अलग किसको करते थे? औरंगजेब को। क्यों? क्योंकि इसने गीत संगीत नाच गाना सबके ऊपर प्रतिबंध लगा के रखा था, लेकिन वो खुद ही वीणा बजाता था। उस प्रकार एक मुगल बादशाह अकबर, वो भी एक वाद्य यंत्र बजाते थे और उसका नाम था नगाड़ा। नगाड़ा बजाने का बहुत शौकीन था वो। अब लोग बात सोचते हैं कि ये तो महान शासक, इसको कहां से फुर्सत मिलेगी, लेकिन नहीं, वो बजाता था। आप सोचते होंगे जहांगीर ये बजाता होगा, लेकिन वो गलत। वो कौन था? जहांगीर कौन था? चित्रकार। मतलब हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कला होती है, चाहे राजा महाराजा हो, कुछ भी। तो उसी प्रकार ये किस काय का शौकीन था? शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। शहनाई सुनने का शौकीन था। 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। इसके समय में चाचा आलम खान, ईशा खान, वह जौनपुर के शासक, जौनपुर की शासक आजम हुमायूं द्वारा विद्रोह किया गया था। विद्रोह किया गया था। विद्रोह किया गया था। अब हम बात करेंगे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में, गजे सिकंदरी 30 इंच। गुलरुखी उपनाम से ये कविताएं लिखता था। आगरा शहर बसाया 1504 में, इसे राजधानी बनाया 1506 में। ये कुछ बातें यहाँ पे नोट करना था। और अब हम पढ़ेंगे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। और ये 1517 से 1526। 1526। अपन ने सिकंदर लोदी के समय ही पढ़ा। तो उसका जो चाचा है
आलम खान लोधी, वो विद्रोह कर रहा था, है? वो भी चाहता था कि वो जैसे तैसे दिल्ली सल्तनत को हथिया ले। ठीक, इसी प्रकार दौलत खान लोधी, उसका एक चचेरा भाई था, वो भी चाहता था कि दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर ले। और एक है राणा सांगा, मेवाड़ का शासक राणा सांगा, वो ये चाह रहा था कि किसी भी तरीके से इब्राहिम लोदी को रास्ते से हटा दो और दिल्ली पर कब्जा कर दो, क्योंकि पहले अपन ने देखा चौहान की तोमरों ने दिल्ली पे शासन किया, तो बोल रहे थे कि ये तो हमारी है, ये लोग कहां से आ गए, और जैसे तैसे यहां से चले जाते। अब उधर यदि हम बात करें, विदेश की बात करते हैं, तो वहां पर 1483 ईस्वी में एक व्यक्ति का जन्म होता है और उसका नाम है 14 फरवरी 1483, नाम है बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसने ट्रांसआक्सियाना और इधर उधर बहुत प्रयास किए, जीवन भर वो युद्ध करते रहे। लेनपुल ने लिखा है, जीवन भर वो लड़ते ही रहे, जीवन भर लड़ते रहे। 11 वर्ष की आयु में, लगभग 11 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और ये वहां के शासक बन गए। लेकिन उधर जब प्रयास करते थे पश्चिम की ओर, तो जीत के आते थे और घर आते थे, तब तक वहां पे जैसा का वैसे। अपन डिटेल में पढ़ेंगे। बार बार प्रयास करने के बाद में भी वो जीत नहीं पा रहा था उधर। और पूर्व में देखा तो पहले ही अभियान में काबुल कंधार पे अधिकार हो गया, उसका कोई विरोध ही नहीं कर रहा। और आगे आता है, चेक कर रहा है वो, तो जैसे लाहौर पे आक्रमण कर रहा है उस पे अधिकार हो रहा है उसका, भेरा पे आक्रमण कर रहा है उस पे उसका अधिकार हो रहा है, अग्नेयास्त्र का प्रयोग कर रहा है। अग्नेयास्त्र क्या होता है? कितने शरीफ बच्चे हैं? बारूद का उपयोग करते थे वो लोग। काय का? बारूद का, आग वाले यंत्र क्या करते थे वो लोग? तीर कमान तो हमारे पास में भी थे, तीर धनुष बाण वो तो हमारे पास में भी थे, लेकिन हम सिर्फ खाली वही चलाते थे। और वो लोग क्या करते थे, उसमें बारूद बांध देते थे, उसको आग लगा देते थे और चला देते थे। तो एक साथ में बड़ा हथियार, मतलब बम की तरह उसका उपयोग होता था। आग्नेयास्त्र का ये प्रयोग करते थे। अब जो दौलत खान लोधी है, लाहौर का सूबेदार, वो क्या सोचता है, मैं बाबर को बुला लेता हूं, वो इब्राहिम लोधी को परास्त करेगा, दिल्ली मुझे सौंपेगा और चला जाएगा। उसी प्रकार आलम खान लोधी, वो भी यही सोच रहा है, ये आएगा, इब्राहिम लोधी को परास्त करेगा और चला जाएगा। कहते हैं कि राणा सांगा जो थे वो भी यही सोच रहे थे कि वो आएगा, इब्राहिम लोधी को परास्त करेगा और मैं इन दोनों के विरुद्ध भी भड़काऊंगा, वो इनको नष्ट करके जो चाहिए वो लेके चल जाएगा और मैं आसानी से यहाँ पर शासन करूंगा। और सबने मिलकर प्रयास किए, ऐसा बोला जाता है, सबने प्रयास किए कि बाबर आए और दिल्ली पर आक्रमण करे, दिल्ली सल्तनत को। और हुआ भी वही, वो आया और 1526 ईस्वी में, अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और उसने इब्राहिम लोधी को परास्त किया। यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर वहां पे मोड़ आ गया। एक मोड़ क्या है कि वो मुड़ा ही नहीं, मोड़ ये आया कि वो मुड़ा नहीं, वो वही रह गया। और उसने फिर बारी बारी से, किसने? राणा सांगा ने बुलाया था, अगले साल राणा सांगा ने, फिर उसके बाद अफगान, मतलब यही इब्राहिम लोधी और ये इन सबको उसके बाद में परास्त किया और एक एक करके सबको परास्त किया और मुगल साम्राज्य स्थापित कर दिया। तो ये थोड़ी सी सोच में थोड़ा सा अंतर हो गया था वहां पे। तो क्वेश्चन बनता है कि किसने किसने बुलाया था? तो इब्राहिम लोधी, सॉरी, दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी और राणा सांगा। राणा सांगा कहाँ के शासक? मेवाड़ के शासक थे और ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान है और साथ ही पहला सुल्तान भी है जो युद्ध स्थल पर मारा गया।
ठीक, लिखेंगे इसके विषय में। इब्राहिम लोदी। एक है घटोली का युद्ध। घटोली का युद्ध। घटोली का युद्ध ये हुआ है 1517। 1517-18 में। किससे हुए हैं? मेवाड़ की शासक राणा सांगा। राणा सांगा से। मेवाड़ की शासक राणा सांगा से। मेवाड़ के शासक राणा सांगा से। आगरा में इनका राज्याभिषेक हुआ था, ये बात लिख लेना। आगरा में इनका राज्याभिषेक हुआ। अपने छोटे भाई जलाल खान को जौनपुर की गद्दी पर बैठाया। लेकिन इब्राहिम जलाल खान, क्या लिखा आपने? जलाल खान को जौनपुर की गद्दी पर बैठाया। लेकिन विद्रोह करने के बाद, विद्रोह करने के कारण उसे अपदस्थ कर हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई। सुल्तान की असंतुष्ट सरदारों में दरिया खान लोहानी ने बिहार में स्वतंत्र शासन की घोषणा की। स्वतंत्र शासन की घोषणा की। इब्राहिम लोदी के चाचा, अब हम 2-3 नाम लिखेंगे। एक तो दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी। इब्राहिम लोदी के चाचा एवं दिल्ली तख्त के दावेदार क्लियर हो गया? इब्राहिम लोदी कौन थे ये? दौलत खान लोदी कौन थे? तो इसके चाचा और दिल्ली तख्त के दावेदार। इसी प्रकार दूसरा नाम लिखेंगे आलम खान लोदी। आलम खान लोदी। आलम खान लोदी कौन थे? आलम खान लोदी। आलम खान लोदी इससे पहले कभी कुछ बताया इनके विषय में? आलम खान लोदी ऑनलाइन वाले देखो, 3 लोगों ने उसे बुलाया था। ये तो हो गए दौलत खान लोदी। ये कहां के शासक? पंजाब के सूबेदार। पंजाब के सूबेदार थे इब्राहिम लोदी के चाचा और दिल्ली तख्त के दावेदार। दिल्ली तख्त के दावेदार। दिल्ली तख्त के दावेदार। इसी प्रकार आलम खान लोदी अभी कहीं के शासक नहीं है, लेकिन ये वो आलम खान लोदी है जिन्होंने सिकंदर लोदी के समय में पंजाब में क्या किया था? विद्रोह किया। पंजाब में विद्रोह किया था। मतलब ये भी पंजाब से संबंधित थे, कभी पंजाब से ही संबंधित
थे। वह मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने काबुल के तैमूर वंशीय शासक बाबर को भारत आक्रमण के लिए बुलाया। भारत आक्रमण के लिए बुलाया। हाँ, बता रहा हूं मैं। देखो, बाबर की बात कर रहे हैं हम। बाबर पिता की ओर से तैमूर का वंशज, 14वां वंशज था पिता की ओर से। इनके पिता का नाम जो था उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। तो पिता की ओर से ये तैमूर का वंशज था, लेकिन माता का नाम था कुतुलुग निगार खान। कुतुलुग निगार खान। तो माता की ओर से चंगेज खान का वंशज। चंगेज खान, और चंगेज खान मतलब मंगोल शासक। तो मंगोल भी था और ये तुर्क, दोनों का ये। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, लेकिन ये बोलते थे वंश किसके आधार पर निर्धारित होता है, पिता की ओर से। तो इसलिए ये बोलते थे चगताई तुर्क। अपने आप को क्या बोलते थे ये, चगताई तुर्क। तो इसलिए मैंने लिखवा दिया तैमूर वंशीय शासक। तैमूर वंशीय शासक बाबर को आक्रमण के लिए बुलाया। आक्रमण के लिए बुलाया। और कब युद्ध हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल, सही है क्या ये? 1526। 21 अप्रैल 1526। मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन 2013 या 14 का कोई पेपर है, उसमें 2 युद्ध पूछे गए हैं। एक पानीपत का युद्ध और बक्सर का युद्ध। पानीपत और बक्सर का युद्ध पूछा, या हल्दी घाटी पूछा है। सब याद है हमें, तारीख कभी पढ़ी नहीं थी और उसमें तारीख पूछ लिया था। सब में आंसर 1526, 1526, 1526, लेकिन तारीख, सब में तारीख दी हुई थी और हमें याद नहीं था। दोनों के दोनों लगभग गलत हो गए थे। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए हम अब क्या करते हैं, इसको तारीख से याद करा देते हैं। 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526। इसमें इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा गया और युद्ध स्थल पर मारा गया और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ये लोधी वंश के विषय में हमें उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लोधी वंश के संबंध में इतना ही पढ़, 2 चीजें, घटोली का युद्ध और पानीपत का युद्ध। ये इब्राहिम लोधी के समय घटोली का युद्ध। और घटोली का युद्ध किसके साथ लड़ा था इसमें? राणा सांगा। राणा सांगा के साथ। अब जो कल जैसे बताया था मैंने कि इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मुगल साम्राज्य तक पहुंचेंगे। पहुंच गए हम। अब कुछ छोटी छोटी चीजें हम नोट कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होगी वो है, छोटी छोटी। और थोड़ा पेन वेन अच्छा रखें अपने हाथों में, थोड़ा जल्दी जल्दी भी पढ़ेंगे क्या लिखेंगे। अब जैसे सबसे पहले हमें इनकी प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ना है, तो प्रमुख विभाग हम पढ़ेंगे। विभाग, कौन कौन से प्रमुख विभाग थे,
कुछ ऐसे विभाग थे जो पहले से थे और कुछ ऐसे विभाग थे जो किसी सुल्तान ने शुरू किए थे। तो उस विभाग का नाम, उस विभाग का काम और उस विभाग के संस्थापक, उस विभाग के संस्थापक। तो कुछ विभाग पहले से रहे होंगे तो उसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। जैसे 1 नंबर पे हम पढ़ते हैं दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज। कोई बता सकता है कौन सा विभाग था ये? सैन्य विभाग था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग। और किसने शुरू किया था ये? बलबन ने। बलबन ने शुरू किया था दीवान ए अर्ज। दूसरा पढ़ेंगे हम दीवान ए इंशा, ये पहले से था। दीवान ए इंशा ये कौन सा था? पत्राचार, पत्राचार। एक विभाग की बात कर रहे हैं हम दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज का संबंधित है ये? भू राजस्व से संबंधित वित्त विभाग का है मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज वित्त विभाग, वित्त विभाग। और ये अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने शुरुआत की थी। दीवान ए मुस्तखराज, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही, पढ़ा अपन ने ये। दीवान ए अमीर कोही ये कृषि विभाग। किसने शुरू किया था ये? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद हम पढ़ेंगे दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात दान विभाग, दान विभाग। ये किसने? एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात। दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान। ये दीवान ए बंदगान मतलब दास विभाग था ये। और किसने शुरू किया था इसे? एफएसटी के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक। महत्वपूर्ण विभाग है। इसके बाद है नायब ए, नायब ए मामलिकात। कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं लिखेंगे इसे, इसे नहीं लिखेंगे। और बता देता हूं मैं, ये नए विभाग क्लियर हो गए। ये कुछ विभाग हमें ये इससे दीवान खैरात से संबंधित, दीवान बंदगान, दीवान अमीर कोही, दीवान मुस्तखराज, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण विभाग थे जैसे दीवान ए वजारत, ये पढ़ लिया अपन ने। दीवान ए वजारत, देखो कहीं लिखा है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने शुरू में 4 विभाग प्रमुख बता दिए हैं, उसमें लिखा हुआ है दीवान ए वजारत और इसका प्रमुख कौन होता था? वजीर, वजीर। दीवान ए इंशा पत्र व्यवहार, दीवान ए रसालत, ये भी पढ़ लिया अपन ने, विदेश विभाग होता था। दीवान ए रसालत विदेश विभाग। दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदगान, दीवान ए कौन, ये लिख लेंगे, दीवान ए कौन, दीवान ए कौन, ये मालगुजारी विभाग होता था। मालगुजारी, मालगुजारी। और ये शुरुआत किया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। अब है एक शब्द हमें पढ़ना है, मजलिस ए खलवत। मजलिस
मजलिस ए खलवत, कोई बता सकता है क्या है ये मजलिस ए खलवत? मजलिस ए खलवत। सल्तनत काल की व्यवस्था। व्यवस्था, ठीक। ये जो विभाग है इसमें एक एक मंत्री हो गया, ये मान के चलो। जैसे हमारे यहाँ संसद है ना, वैसे उस समय क्या कहलाता था? मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खलवत तो मतलब सुल्तान की मदद हेतु मंत्री परिषद। सुल्तान की मदद हेतु मंत्री परिषद। और क्या बोलते थे इसे? मजलिस ए खलवत। एक है उमरा वर्ग। उमरा वर्ग ये भी पढ़ा था अपन ने। उमरा वर्ग क्या होता है? उमरा वर्ग उच्च वर्ग के लोग। कौन सा उच्च वर्ग? तुर्क। देखो उच्च वर्ग काय के आधार पर? एक तो धर्म के आधार पर हो सकता है, एक ज्ञान के आधार पर हो सकता है, एक धन के आधार पर हो सकता है। धर्म, धन और ज्ञान, इसी के आधार पर उच्च या निम्न हो सकता है, ठीक। तो उमरा वर्ग में केवल उच्च अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाता था। नस्लीय आधार पर तुर्क इस वर्ग में शामिल थे। तुर्क लोग थे इसमें, ठीक। और तीसरी बात, उलेमा वर्ग का वर्चस्व अधिक था। उलेमा, उलेमा किसे कहते हैं? मुस्लिम कानूनों के व्याख्याकार, जो शरीयत वगैरह है इनकी जो व्याख्या करते थे वो उलेमा वर्ग कहलाता था। तो इनको भी इसमें शामिल किया जाता था। क्लियर हो गया? उमरा वर्ग। जैसे नॉर्मली उसमें काजी जो रहते हैं उनका क्या उल्लेख रहता है इसमें? काजी मतलब न्याय करना, न्याय करना। काजी का काम है न्याय करना। सद्र उस सुदूर, काजी उल कुजात, ये शब्द इसमें आए। अब आपने छेड़ दिया तो वही पढ़ लेते हैं। ये प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ रहे थे अपन। न्याय व्यवस्था देख लेते हैं। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में काजी उल कुजात, दो प्रकार के न्यायाधीश, काजी उल कुजात, और दूसरा होता है सद्र उस सुदूर। सद्र उस, सद्र भी बोल सकते हैं, सुदूर भी बोल सकते हैं। दो प्रकार के न्यायाधीश होते थे। तो काजी उल कुजात सामान्य मामले और सद्र उस शूद्र केवल मुसलमानों के लिए। ये जो सद्र होते हैं, दीवान ए खैरात का प्रमुख, दीवान ए खैरात अर्थात दान विभाग का प्रमुख। एक होता था मुहत्सिब। मुहत्सिब ये भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। मुहत्सिब कोई बता सकता है? परिभाषित करें जरा, मुहत्सिब कौन? मुहत्सिब, मुहत्सिब सदाचार निरीक्षक जिसे बोल सकते हैं। शहर का महत्वपूर्ण अधिकारी, जो लोगों के सामान्य कामकाज का रिकॉर्ड रखता, सामान्य कामकाज का रिकॉर्ड रखता।
और नैतिक नियमों को लागू करवाता, नैतिक नियमों को लागू करवाता। सामान्य कामकाज का रिकॉर्ड रखना और नैतिक नियमों को लागू करना। ये देख रेख करता था कि जो नियम कानून जो बनाए हैं, सुल्तान के जो आदेश है वो सही ढंग से उसका फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अब है गुप्तचर विभाग, ये भी पढ़ा अपन ने, क्या बोलते थे इसे? बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक, ये गुप्तचर होते थे। यदि इसकी प्रशासनिक व्यवस्था देखें तो केंद्र में कौन होगा? सुल्तान, और सुल्तान के नीचे प्रांत, और प्रांत को क्या बोलते थे ये? इक्ता, और इसका प्रमुख कौन? इक्तादार। ये इसके नीचे, इस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था, इनका जो साम्राज्य है वो इक्तों में विभक्त होता था और उसका प्रमुख कौन कहलाता था? इक्तादार। इक्ता के नीचे होता था शिक, कौन होगा? शिक, और इसका प्रमुख कौन होगा? शिकदार। शिक के बाद में आता है परगना, जैसे अभी जिला हो, परगना। यह विभाजन था साम्राज्य का, परगना, और परगना में 2 अधिकारी होते थे। देखो, सुल्तान मतलब पूरे साम्राज्य का मालिक। फिर प्रशासनिक कुशलता के लिए, जैसे अभी हमारे यहाँ भारत एक देश है और उसको राज्यों में बांटा गया है, तो ऐसे ही ये काय में बांटते थे? प्रांतों में, और उसे क्या इक्ता कहते थे, और इसका प्रमुख इक्ता था। अब एक प्रांत जो है कई जिलों में बटा हुआ होता है, तो उन्होंने उसे काय में बांटा था? शिक मतलब संभाग टाइप, जैसे अभी संभाग की कल्पना है ना वैसे, और उसका प्रमुख शिकदार। और सिख जो होता था, जैसे एक संभाग में कई जिले होते हैं, तो फिर परगना मतलब जिला, और परगने में 2 अधिकारी होते थे, एक होता था आमिल और एक होता है मुंसिफ। 2 अधिकारी, एक आमिल और एक होता है मुंसिफ। दोनों के अलग अलग काम। आमिल, इसका मुख्य काम जो है वो प्रशासनिक है, और मुंसिफ का काम क्या है? राजस्व वसूल करना, और ये सीधा सुल्तान तक इसकी पहुंच है, क्योंकि पैसे वाला आदमी। ये पूछ लिया जाता है मुंसिफ का काम क्या है? राजस्व। और फिर नीचे यही विभाजन जो है वो गांव तक पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत। न्याय की जो मुख्य व्यवस्था है, न्याय, यहाँ पे लाइन दिखेगी, न्याय के मुख्य स्रोत, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अब बनना थोड़ा सा कठिन लग रहा है। ये न्याय का आधार क्या था? जैसे ये सद्र और सुदूर, ये न्याय तो करते थे, काजी न्याय करते थे, लेकिन न्याय के लिए प्रमुख स्रोत कहाँ से थे? जैसे हमारे पास में क्या है, अभी न्याय करने का प्रमुख आधार क्या है? संविधान। ठीक, उस समय ये लोग कहाँ ढूंढते थे कि अब इसने ऐसा गुनाह कर लिया तो इसको क्या सजा देना है? तो इनके पास में थे कुरान। न्याय के प्रमुख आधार क्या थे? कुरान। 4 लाइन में लिखना, बराबर, मैंने 5 लाइन खींच दी, आप 4 खींचना, चारों में एक एक लिखना, एक एक लाइन भी लिखवाऊंगा उसके। कुरान, दूसरा हदीस, तीसरा इज्मा, और कयास। तो कुरान अर्थात मुस्लिम कानूनों का प्रमुख स्रोत, मुख्य स्रोत यही है, कुरान। फिर है हदीस, दूसरे नंबर पे क्या लिखा? हदीस। हदीस का मतलब है पैगंबर के कथनों एवं कार्यों का उल्लेख।
पैगंबर के कथनों एवं कार्यों का उल्लेख जो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब, अब देखो ये जो कुरान है वो तो देवदूत ने दिया था, और फिर इसको लेने के बाद में हजरत मोहम्मद साहब ने जो जो बातें की वो भी सब क्या बन गया, कानून बन गया। ठीक। तीसरे नंबर पे क्या लिखा, इज्म मुजद्दिदो, मुजद्दिदो एक शब्द है, मुजद्दिदो अर्थात विधि वेत्ता, विधि वेत्ता, विधि वेत्ता। अब क्या है, अब जैसे कुरान है, पैगंबर साहब के कथन है, अब इसके ऊपर भी तो कोई डिग्री लेते होंगे, अध्ययन करते होंगे, तो वो कुछ अपने इधर से नई बातें जोड़ रहे, विधि वेत्ता, विधि वेत्ता। जैसे अभी न्याय करते हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय कर दिया तो अभिलेख न्यायालय के रूप में है, और जो न्याय कर दिया वैसा दूसरा कोई प्रकरण आता है तो हाई कोर्ट है या सेशन कोर्ट है, ये सब वैसे ही निर्णय करते हैं। तो ऐसे इन्होंने जो व्याख्याकार थे, जो विधिवेत्ता थे, इन्होंने जो कथन, इन्होंने जो निष्कर्ष निकाले वो क्या कहलाते हैं, इज्मा। लिखेंगे मुजद्दिदो अर्थात विधिवेत्ताओं द्वारा बनाए गए नियम, बनाए गए नियम। और लास्ट में लिखेंगे कयास, कयास अर्थात, और जरूरी थोड़ी है कि उसमें सब कुछ हो, कुछ बातें ऐसी भी हो सकती है जो छूट गई, वो समय परिवर्तनशील होता है। तो फिर तर्क एवं विश्लेषण के आधार पर बने कानून, तर्क एवं विश्लेषण के आधार पर बनाए गए कानून, तर्क एवं विश्लेषण के आधार पर बनाए गए कानून। इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे जजिया कर के ऊपर। इसको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सबने पढ़ा हुआ है। तो सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था, 712 इसमें मोहम्मद बिन कासिम ने। और इसके ये एक प्रकार का धार्मिक कर जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, लेकिन महिलाएं, ब्राह्मण, विकलांग, बच्चे आदि इस कर से मुक्त थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, पहला सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। फिर लगता गया, छूटता गया, लगता गया, छूटता गया। जैसे अपन अभी आज ही पढ़ा अपन ने, बीच में बंद कर दिया था और सिकंदर लोधी ने फिर प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे चलते रहा और अकबर ने 1564 ईस्वी में बंद कर दिया, 1564 ईस्वी में बंद कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में फिर प्रारंभ कर दिया, लेकिन लग जजिया कर, गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर। फिर जहांदार शाह ने बंद कर दिया, एक उत्तर मुगलकालीन शासक जहांदार शाह ने इसे बंद कर दिया। और फर्रुखशियर उसने फिर शुरू कर दिया, जब पैसों की जरूरत पड़ती थी लगा लेते थे। जैसे ही धर्म के मामले में कट्टर लोग आते थे तो वो शुरू कर देते थे, और जो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे वो क्या कर देते थे, बंद कर देते थे। तो ये जजिया कर लगना बंद होना, लगना बंद होना चलते रहा। लेकिन अंतिम रूप से इसे किसने बंद किया, मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी में इसे बंद कर दिया, और फिर इसे किसी ने भी चालू नहीं किया, शुरू नहीं किया। तो अंतिम रूप से इसे बंद किसने किया, मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी में। 712 में शुरू हुआ और 1720 में ये बंद हुआ। ठीक। अब कुछ किताबें देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है इस समय की, और उससे क्वेश्चन बन सकते हैं आज की अंतिम कड़ी पढ़ने की।
किताबें हम अलग पढ़ लेंगे। स्थापत्य कला पढ़ लेते हैं। स्थापत्य कला किसने क्या क्या बनाया, लिखते हुए चलेंगे इसे, बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। तो सबसे पहले शासकों के नाम लिखेंगे। एक कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो एक तरीके से हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, इस तरीके से शासकों के नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई। नंबर 1, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ बनाई है, ये क्वेश्चन भी बनता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ बनाई है, दिल्ली में बनी है। कहाँ पर है, दिल्ली में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। दूसरा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है। और कुतुब मीनार, ये दिल्ली में। प्रारंभ करवाया था इन्होंने, पूरा किसने किया, इल्तुतमिश ने। अब हम बात करेंगे, क्लियर हो गया इतना, 3 चीजें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार दिल्ली में, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में। अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। तो इन्होंने बनाया है सुल्तान गढ़ी का मकबरा। सुल्तान गढ़ी का मकबरा, व कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया इन्होंने। 2 ही चीज, ज्यादा निर्माण कार्य नहीं है। फिर है बलवन। बलवन के बारे में, बलवन ने क्या बनाया, बलवन ने बनाया है बलवन का मकबरा। बलवन का मकबरा जिसे लाल महल भी कहते हैं। बलवन का मकबरा, लाल महल, ये कुतुब मीनार के पीछे बने हुए। कुतुब मीनार के पीछे बलवन का मकबरा, लाल महल, कहां पर, कुतुब मीनार के पीछे है। मतलब कहां पर है ये, दिल्ली में। दिल्ली में है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने बनाया है सीरी का किला। सीरी का किला, और क्या बनाया था वहां पर, ये पढ़ा है अपन ने, 1000 खंबा महल बनाया था उसने। 1000 खंबा महल दिल्ली में ही है ये भी। फिर है अलाही दरवाजा। अलाही दरवाजा, ये कहां पर है अलाही दरवाजा, हाँ? देखो, 2 दरवाजे बड़े प्रसिद्ध हैं, एक है बुलंद दरवाजा और एक है अलाही दरवाजा। ठीक है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। किसने बनाया, अकबर ने बनाया है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया है। और ये अलाही दरवाजा जो है ये दिल्ली में है, 1311 में बना है, 1311, और ये भी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अलाही दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली में 1311 में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य। जबकि बुलंद दरवाजा अकबर से संबंधित, फतेहपुर सीकरी 1582-83 में पढ़ेंगे, और ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। पहली बार समुद्र देखा था फिर अकबर ने गुजरात जाके। फिर लिखेंगे मुबारक खिलजी के समय में। मुबारक खिलजी, इन्होंने बनाई थी करण मस्जिद। करण मस्जिद, करण मस्जिद,
और ये बनाया है भरतपुर राजस्थान में, करण मस्जिद। कहाँ पर? भरतपुर राजस्थान। फिर जीएसटी की बात कर लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक, जीएसटी ने दो चीजें बनाई हैं, तुगलकाबाद का किला, तुगलकाबाद का किला और गयासुद्दीन का मकबरा, गयासुद्दीन का मकबरा। और ये दोनों चीजें बनाई इन्होंने दिल्ली में, लाल पत्थरों से बनाई, दिल्ली में लाल पत्थरों से। इसके बाद हम पढ़ेंगे एमबीटी के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बनाया? तो आदिलाबाद का किला, आदिलाबाद का किला और जहां पनाह महल, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जहां पनाह महल। फिर एफएसटी के बारे में पढ़ेंगे। एफएसटी इन्होंने बनाया फिरोज शाह कोटला और फिरोज शाह का मकबरा, जिसे 12 खंबा महल कहते हैं। फिरोज शाह का मकबरा क्या कहते हैं इसे? 12 खंबा महल। लास्ट में लिखेंगे सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर। मोट की मस्जिद क्या बनाया इन्होंने? मोट की मस्जिद, मोट की मस्जिद, सिकंदर लोधी। और ये बोला गया है कि ये इन्होंने नहीं बनाया, इनका एक मंत्री था मियां भुआ, इनके द्वारा बनाई गई। मियां भुआ, इनके मंत्री मियां भुआ द्वारा बनाई गई है। बाकी कुछ इनका बचा रहेगा तो हम पीडीएफ फॉर्म में या जैसे भी वो दे देंगे, लेकिन कल से हम मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे, ठीक। और कल बड़े अच्छे से पढ़ के आना है आप लोगों को। बाबर ने अपने प्रारंभिक अभियान कौन से प्रारंभ किए? प्रारंभिक अभियान मतलब जो उसने पश्चिम में किए, समरकंद को प्राप्त करने के लिए जो अभियान किए, वो आप पढ़ के आना। बाकी हम यहाँ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।